जावा में कौन सी डेटाबेस? वैम सर्वर होता है, वैम डेटाबेस नहीं है। माइस्क्यूएल डेटाबेस जैसा खाली है। एंड्रॉयड में दोनों टाइप की डेटाबेसेस यूज हो सकती हैं। एक जो आपने पहले पढ़ी है माइस्क्यूएल, वो भी यूज हो सकती है, और एक इसकी बिल्ट इन डेटाबेस होती है। ठीक है, बिल्ट इन डेटाबेस का मतलब है एसक्यूएलआई डेटाबेस। ठीक है, एंड्रॉयड की बिल्ट इन डेटाबेस को माइस्क्यूएल डेटाबेस कहते हैं। सॉरी, एसक्यूएलआई डेटाबेस ऑफलाइन मोड में यूज होती है, और ये क्रिएट होती है मोबाइल फोन में एप्लीकेशन की इंटरनल मेमोरी में। कहाँ पे? कोई ऐसी एग्जांपल दें जिसमें आप इंटरनेट यूज किए बगैर डाटा यूज करते हो किसी एप्लीकेशन में, मोबाइल फोन में। इंटरनेट पे चलता है। फोन बुक है ना सबके मोबाइल फोन में। कांटेक्ट देखने के लिए आपको इंटरनेट पे तो नहीं जाना पड़ता ना। ठीक है, तो वो वहाँ पे फोन बुक की एप्लीकेशन में एक डेटाबेस बनी हुई है, एसक्यूएलआई डेटाबेस। ठीक है, कि सारे कॉन्टैक्ट्स आपके ऑफलाइन मोड में मोबाइल फोन के अंदर ही उस एप्लीकेशन की इंटरनल मेमोरी में पड़े हुए हैं। समझ आ गई? ये वाली जो डेटाबेस है इसको एसक्यूएलआई डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, और जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है वो भी यूज हो सकती है एंड्रॉयड में। उसका क्या प्रोसेस होता है? आपने माइस्क्यूएल डेटाबेस जब पहले पढ़ी थी, आपने एक डेटाबेस बनाई होगी जावा में, बनाई होगी। ठीक है, डाटा इंसर्ट वगैरह किया होगा। लैपटॉप पे बनी थी ना डेटाबेस। ठीक है, अभी भी वो डेटाबेस आप अगर बनाएंगे तो उसी तरह जावा में भी बना सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं, और वो आपके कंप्यूटर पे ही पड़ी होगी। आपका कंप्यूटर इस केस में एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होगा। समझा रही है कि आपका कंप्यूटर एक सर्वर होगा। मोबाइल फोन से आपने वही वाली डेटाबेस अगर एक्सेस करनी है तो बीच में आएंगी वेब सर्विसेज। ठीक है, वो वेब सर्विसेज किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं। PHP, Node.js, जावास्क्रिप्ट, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है? जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं। फेसबुक पे आप लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड जब मोबाइल पे एंटर करते हैं, जब आप लॉगिन का बटन क्लिक करते हैं, उस वक्त होता है क्या है कि आपका यूजर नेम पासवर्ड जाता है सर्वर पे, और ये जो बीच में वेब सर्विसेज चल रही होती हैं वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं। ठीक है, वो डाटा यहाँ पे लेके जाते हैं, उसको वेरीफाई करके आपको रिटर्न करते होते हैं। तो ये वाला जो केस है माइस्क्यूएल डेटाबेस वाला, उसमें आपके पास कनेक्टिविटी होनी लाजमी है। फेसबुक नेट को खैर नहीं चलती ना, मतलब बेसिक टाइमलाइन अगर आ जाती है वही कैशे वाली आती होगी। ठीक है, लेकिन आप फुल स्क्रॉल नहीं कर सकते बगैर इंटरनेट के, क्योंकि वो सर्वर पे पड़ी हुई है डेटाबेस। समझ आ रही है? डिफरेंस पता चल गया ऑनलाइन और ऑफलाइन में, माइस्क्यूएल और एसक्यूएलआई में। ठीक है, अच्छा ये लैपटॉप मुझे थोड़ा सा अपडेट करना है, या चले नीचे स्क्रॉल कर लें। अच्छा, इस डेटाबेस में, इस एग्जांपल में क्या होगा? एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें डेटाबेस क्रिएट भी करेंगे, उसमें टेबल क्रिएट होगा, डाटा इंसर्ट होगा, रिट्रीव होगा और डिस्प्ले होगा। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल से गुजरेंगे एक छोटी सी सैंपल डेटाबेस लेके। ठीक है, जो कि बनाएंगे भी खुद ही इसी एग्जांपल में ही। आपने सर्विसेज की एग्जांपल प्रैक्टिस की है वैसे पिछले ट्यूटोरियल में? कितनी जावा फाइल्स थी सर्विस में? कौन कौन सी? एक एक्टिविटी और दूसरी सर्विस क्लास। इसी तरह इसमें भी एक एंड्रॉयड एक एक्टिविटी क्लास होगी और एक हेल्पर क्लास होगी। हेल्पर क्लास का वही कॉन्सेप्ट है जो बीच में वेब सर्विसेज का होता है माइस्क्यूएल की केस में।
ठीक है, कि वो स्क्रीन पे एक्टिविटी से डाटा लेगी, ठीक है, वो क्लास डाटा लेके पीछे डेटाबेस में इंसर्ट करेगी, रिट्रीव करेगी, ठीक है। इवन डेटाबेस क्रिएशन में भी बैकएंड पे जितना भी काम हो रहा है वो एक अलग क्लास में हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी तो इंटरफेस है, यूजर से डाटा लेना है और यूजर को डाटा शो करना है, एक्टिविटी का बस इतना ही काम होता है। समझ आ रही है? Yes, sir. पहले मैं आपको हेल्पर क्लास का बताता हूँ। पब्लिक क्लास इवन डाटा एसक्यूएल हेल्पर, क्लास का नाम है एक्सटेंड्स एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। एक्सटेंड्स एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर का क्या मतलब है? एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर पेरेंट क्लास है, ये एक बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, इससे एक्सटेंड हो रही है क्लास इवन डाटा एसक्यूएल हेल्पर। समझ आ गई? ये हमारी हेल्पर क्लास होगी जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। समझ आ रही है? पहला वेरिएबल जो इसमें बना हुआ है क्या है? डेटाबेस नेम, ठीक है। ये वेरिएबल हम जहां भी यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू यूज होगी ना, बेसिकली हमने जो इनिशियलाइज की है, और इसमें हमने वैल्यू क्या दी हुई है? events.db, ये डेटाबेस का नाम रखा है, ठीक है। SQLite डेटाबेस की एक्सटेंशन .db होती है। समझ आ रही है? डेटाबेस की एक्सटेंशन होती है .db। आप जिस मर्जी नाम से रख लें, साथ एक्सटेंशन जरूर देनी होती है आपने, ठीक है। उससे अगली लाइन पे है डेटाबेस वर्जन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, आप स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। वो क्यों? डेटाबेस वर्जन हमेशा स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आज एक डेटाबेस बनाते हैं, कल को आप कहते हैं कि डेटाबेस में कोई चीज चेंज करनी है, कोई टेबल ऐड करना है, टेबल रिमूव करना है, किसी टेबल में कोई कॉलम ऐड रिमूव करना है, तो वो स्ट्रक्चर में चेंज होगा ना। पुरानी डेटाबेस में चेंज करना है तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज है ना। तो जब भी स्ट्रक्चर में चेंज करना हो डेटाबेस के, आप यहाँ पे जो डेटाबेस वर्जन है वो इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। स्टार्ट 1 से करेंगे, पहली बार डेटाबेस जब बना रहे हैं 1 से स्टार्ट किया। जब भी चेंज करना है, जो भी पुराना वर्जन होगा उसको एक इंक्रीमेंट कर देना है यहाँ पे। समझ आइए पॉइंट, ठीक है। हर दफा जब भी स्ट्रक्चर चेंज करना है उस वक्त आपने इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1। उसके बाद टेबल का नाम है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है और 2 वेरिएबल बने हैं, टाइम और टाइटल। कॉलम्स के नाम है कि एक डेटाबेस बनेगी इसके अंदर, उसके अंदर एक टेबल होगा इवेंट्स के नाम से, और उसके अंदर 2 कॉलम के नाम यहाँ पे लिखे हुए, तीसरा कॉलम आईडी का होगा, ऑटो इंक्रीमेंट। टोटल 3 कॉलम होंगे, ठीक है। समझ आ गई? ये हमारा एक सिंपल सा टेबल बनेगा इसमें। समझ आ रही है सबको? यहाँ तक अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल बनाए हैं अभी तक। इवेंट डाटा एसक्यूएल हेल्पर, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल बना रहे हैं इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और उसमें एज एन आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट? रेफरेंस। कि जिस भी एक्टिविटी में हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वहां से हमने रेफरेंस पास करना होगा। क्लियर है? Yes, sir. उसके अंदर सुपर का क्या मतलब है? पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। Yes, sir. इसमें 4 चीजें पास कर रहे हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है? Context. दूसरा, Database name. ये भी है ना हमारे पास, ऊपर बनाए ना अभी। Yes, sir. थर्ड आर्गुमेंट नल, मैं बताता हूँ ये नल का क्या मतलब है। फोर्थ आर्गुमेंट, Database version. ये भी हमारे पास ऊपर है। Yes, sir. 3 आर्गुमेंट समझ में आ गए, सिर्फ एक नल रहता है। Yes, sir. अच्छा, अब नल का यहाँ पे पर्पस क्या है कि नल की जगह बेसिकली इस आर्गुमेंट में हमने पास करनी होती है डेटाबेस फैक्ट्री। डेटाबेस फैक्ट्री क्या चीज होती है?
डेटाबेस फैक्ट्री ऐसे समझ लें कि एक क्लास होती है जो कि एक्टिविटी और डेटाबेस के बीच में एग्जिस्ट करती है। उसका काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से डेट लेता हूँ, मंथ उसमें न्यूमेरिक होता है, 1 जनवरी 19 समथिंग 96 कुछ भी 1/1/1996 यूज़र इसका डेट एंटर करता है। लेकिन मेरा दिल ये है कि ये डेट जब डीबी में जाके सेव हो तो जो न्यूमेरिक मंथ है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, यानी डेटाबेस में 1 जनवरी इंग्लिश में पूरा वर्ड लिखा हो 1996 कि यूज़र से मैं कुछ और ले रहा हूँ और डेटाबेस में मैं कुछ और इंसर्ट कर रहा हूँ। जब भी इस तरह का कोई यूज़ केस हो तो उसके लिए हम एक मिडल में एक डेटाबेस फैक्ट्री क्लास बना देते हैं। करते क्या है कि हम यूज़र से वही वैल्यू लेते हैं जो फ्रंट एंड पे 11/1996, ठीक है, वो वैल्यू हम इसको पास करते हैं, ये इसको फॉर्मेट करता है दूसरी डेट में और इंसर्ट कर देते हैं डेटाबेस में। समझ आ रही है? Yes, sir. हमने यहाँ से डाटा इंसर्ट होने के लिए भेजा इधर, ठीक है, लेकिन जो भी डाटा इंसर्ट होना होता है वो इसके थ्रू होके जाता है, ठीक है, और जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है वो उस क्लास में हो जाती है। जी, डेटाबेस फैक्ट्री एक्टिविटी और डेटाबेस के बीच में एग्जिस्ट करती है। जो भी डाटा हम ज़ाहिर एक्टिविटी से हम डाटा लेंगे ना, यूजर से डाटा तो इंटरफेस पे लेना ना, ठीक है, जो भी डाटा हम यहाँ से लेंगे, हम इधर जो भी डाटा डेटाबेस में इंसर्ट होना होता है यूजर से हम लेते हैं एक्टिविटी में, वो पास होता है हमेशा डेटाबेस फैक्ट्री से गुजर के जाता है वो डाटा, ठीक है, और फैक्ट्री में उसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है, ठीक है। एक इंटीजर को स्ट्रिंग बना देते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर जो मर्जी हम करना चाहें, खुद बनाते होते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट बिल्ट इन है, ठीक है, कि हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। अभी नल क्यों पास करें मैं बताता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस फैक्ट्री पास करते होते हैं कि अगर हम एक अपनी अलग क्लास बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास करना होता है बेसिकली। समझ आएगी? Yes, sir. सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे नल क्यों पास किया? नल पास करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई फैक्ट्री अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, कोई डेटाबेस फैक्ट्री नहीं है। यूजर से जो डाटा लिया है वो ऐसे का ऐसे ही इंसर्ट होगा और उसी तरह ही रिट्रीव होगा, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी डाटा की। समझ आ रही है? Yes, yes. अच्छा, उसके बाद ऑन क्रिएट का फंक्शन है, हर काफ़ी सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, सर्विस का भी ऑन क्रिएट, एक्टिविटी का भी ऑन क्रिएट पढ़ा है ना। इसी तरह ये हेल्पर क्लास का भी ऑन क्रिएट फंक्शन होता है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस का। कैसे? स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, क्यूरी लिख रहे हैं, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है सारी इसमें, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मतलब वेरिएबल जब हम यूज करेंगे तो आगे नाम ही आएगा ना। जब हम टेबल वेरिएबल यूज करेंगे तो इसको जिस वैल्यू से इनिशियलाइज किया वो वैल्यू ही यहाँ भी यूज होगी ना। समझ आ रही है सबको? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ब्रैकेट बेस कॉलम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी। मैंने आपको बताया कि हम ये वाला एक टेबल बनाएंगे जिसका पहला जो कॉलम होगा वो आईडी होगा, ठीक है। तो बिल्ट इन वेरिएबल है वो बेस कॉलम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, आईडी का कॉलम बनाने के लिए एंड्रॉइड का बिल्ट इन वेरिएबल है। जिसमें देखिए हमने ऊपर दो वेरिएबल बनाए थे ना, टाइम और टाइटल के, उसको हमने दो वैल्यूज दे दी थी, ऐसी था ना। यानी उन वैल्यूज से कॉलम बन जाएंगे ना। तो ये वाला जो कॉलम है इसके लिए हमने वो बिल्ट इन वेरिएबल यूज कर ली, हमने एक नया वेरिएबल नहीं बनाया। ये चीज समझ आई है सबको? तीन कॉलम हो गए, बेस कॉलम डॉट अंडरस्कोर आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये वाला जो कॉलम है प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर उसके बाद टाइम है इंटीजर टाइप का, फिर टाइटल है टेक्स्ट नॉट नल, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग में स्ट्रिंग्स आगे पीछे हुई है डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में। क्यूरी की समझ आएगी? क्या चीज? बेस कॉलम डॉट आईडी वाला। ये वाली जो दो लाइंस हाईलाइट की हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमने दो वेरिएबल बनाए, टाइम एक वेरिएबल था उसको हमने ये वैल्यू दे दी ना, ठीक है। इसका मतलब कि जहां भी मैं ये कैपिटल वाला टाइम यूज करूंगा तो उसकी जगह ये वाली वैल्यू यूज होगी ना, ऐसी होगा।
इसी तरह 2 कॉलम के नाम हमने यहाँ पे बनाए, ठीक है, 2 कॉलम के नाम यहाँ पे लिखे। जो थर्ड कॉलम था उसकी जगह हमने बिल्ट इन वेरिएबल यूज कर लिया एंड्रॉइड का, जो कि बेस कॉलम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, पूरा जो वर्ड है ना ये बिल्ट इन वेरिएबल है इस कॉलम के लिए। अब समझ आएगी? Yes, sir. 3 कॉलम बनाने थे, 2 हमने खुद ऊपर बनाए, वेरिएबल्स बनाए, तीसरे के लिए हमने उसका बिल्ट इन वेरिएबल यूज कर लिया इस कॉलम के लिए, आईडी के कॉलम के लिए। आगे समझ? Yes, sir. अच्छा, क्यूरी के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? Log. लॉग में क्या होगा? Debug. नहीं, वो तो होती है डिबगिंग। इस केस में क्या होगा? Yes, sir. क्यूरी प्रिंट होगी ना? Yes, sir. क्यूरी हम इसलिए वहां पे प्रिंट कर रहे हैं कि देखिए ऊपर हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की हुई है, ठीक है। कंकैटिनेशन में समटाइम्स कोई स्पेस, कॉलम, कॉमा कोई भी मिस हो सकता है, सिंगल कॉमा, स्पेस, डबल कॉमा कुछ भी मिस हो सकता है। तो जब हम उसकी कंकैटिनेटेड फॉर्म जब प्रिंट करेंगे, मतलब पूरी स्ट्रिंग मिला के जब उसको प्रिंट करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रिंग नीचे प्रिंट होगी लॉग कैट में। हमें वहां से देख के पता चल जाएगा कि अगर कोई एरर आता है तो हमने कहीं स्पेस तो नहीं मिस की, Yes. ठीक है। मेजॉरिटी यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये देखें अभी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर रहे थे, डबल कॉमा के बाद ये एक स्पेस है, फिर इंटीजर है, ऐसे ही है ना। Yes. अगर ये स्पेस मिस करेंगे क्या होगा? ये जो वर्ड है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा ना, Yes. ऐसा वर्ड बन जाएगा ना। ऐसे ही है ना। Yes, sir. ये मिस्टेक्स होती हैं स्टार्ट में, समझ आ रही है? तो इसीलिए लॉग कैट हम यूज करते हैं कि पूरी जो क्यूरी है वो हमारे सामने प्रिंट होके आ जाए, कि अगर कोई कॉमा कोई स्पेस मिस किया तो पता चल जाएगा हमें। उसके बाद डीबी जो हमें इसमें आर्गुमेंट मिला था, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने क्यूरी पास कर दी, यानी टेबल क्रिएट करने की यहाँ पे क्यूरी रन होगी, समझ आ रही है? Yes, sir. तो अभी तक हमने कौन से 2 काम किए हैं? एक डेटाबेस बनाई है और एक टेबल बनाया है। जो कंस्ट्रक्टर था वहां पे डेटाबेस बनी है बेसिकली, कि हमने उसको कहा है कि इस नाम की, इस वर्जन की, इस कॉन्टेक्स्ट में डेटाबेस बना दो, समझ आइए? Yes, sir. तो अभी तक हमने डेटाबेस बनाई और टेबल बनाया, समझ आ रही है? जो थर्ड इसमें जो फंक्शन है ऑन अपग्रेड, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था डेटाबेस वर्जन का हर दफा इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, Yes, sir. ठीक है। इंक्रीमेंट बाय 1 तो वहां पे कर देंगे, लेकिन जो वैल्यू आपने चेंज करनी होगी, ठीक है, जाहिर है जब आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बीच में आप ऑल्टर की क्यूरी लिखेंगे ना, कॉलम का नाम, टेबल का नाम, ड्रॉप, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी चेंज है उसकी क्यूरी आप ऑन अपग्रेड में लिखते होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक सैंपल कोड लिखा हुआ है, ये वाला सारा कोड अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक चलेगा, ये वाला कोड। ये ऑल्टर की क्यूरीज एक दो सैंपल लिखी हुई है, अगर आपको नहीं जरूरत आप ये सारा रिमूव भी कर दें। बताने का मकसद है कि जब भी आपने टेबल स्ट्रक्चर में, डेटाबेस स्ट्रक्चर में जब चेंज करना होगा, यहाँ पे इसी तरह कंडीशंस ऐड करके आप यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे। वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड का फंक्शन जब कॉल करेगा वो चेक करता होता है कि अगर यहाँ पे कोई क्यूरी लिखी हुई है इसका मतलब कोई चेंज होना है स्ट्रक्चर में, वो यहाँ से क्यूरी ऑटोमेटिकली उठा के स्ट्रक्चर चेंज कर देता होता है। समझ आइए? Yes, sir. पक्की बात है सबको? समझ आ रही है? Yes. जिसको नहीं समझ आ रही थोड़ा ऊंचा बोल दे, नो सर, खैर है। अपग्रेड, अपग्रेड का मकसद मैंने आपको बताया कि ऊपर डेटाबेस वर्जन इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं जब भी हमने स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना हो डेटाबेस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भी कोई स्ट्रक्चर में चेंज करना है, टेबल ऑल्टर करना है, कोई टेबल ड्रॉप करना है, कोई कॉलम ड्रॉप करना है, जो भी है उसकी क्यूरी, जिसमें यहाँ पे देखें कंडीशन क्या लिखी हुई है कि अगर पुराना वर्जन 1 है तो ये वाली क्यूरी रन कर दो, अगर पुराना वर्जन 2 है तो एसक्यूएल में कोई क्यूरी हमने नहीं की, मतलब कोई क्यूरी हम अपडेट नहीं कर रहे, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं कर रहे, और एंड में हमने सिंपल उसको क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बिल्ट-इन फंक्शन होते थे ना, जो कि एक सीक्वेंस में कॉल होते थे, इसी तरह ये हेल्पर क्लास का ऑन क्रिएट के बाद ऑन अपग्रेड फंक्शन खुद ही कॉल होता है, ठीक है।
जब ये फंक्शन कॉल होगा अंदर आके देखेगा, अगर उसको कोई क्यूरी यहाँ में मिलेगी तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला है, वो क्यूरी यहाँ से उठा के रन कर देगा और डेटाबेस का जो वर्जन आपने इंक्रीमेंट किया होता है वो भी इंक्रीमेंट कर देगा खुद ही। सही। समझ आ रही है Yes, sir. सबको? Yes. अच्छा, अब जाते हैं एक्टिविटी में, क्योंकि एक्टिविटीज हमने डाटा इंसर्ट करना है, वहां से डाटा रिट्रीव करना है। जी एक एप्लीकेशन में सर ये दो वर्जन में क्या फर्क है सर? हम दो वर्जन एक एप्लीकेशन में क्या? सर एप्लीकेशन तो एक ही है ना, लेकिन एक वर्जन एक टूल जो है ना वो पहले वर्जन दूसरे क्या फायदा है? देखिए, आपने एक डेटाबेस बनाई थी, फॉर एग्जांपल इसी की एग्जांपल ले लें, आपने पहली दफ़ा कोड रन किया, ये आपका टेबल था एक ही, ठीक है। आपको एक हफ्ते बाद याद आया कि इसमें एक कॉलम और भी ऐड करना है, ठीक है, कुछ भी डिग्री आप चलेंगे, एक कॉलम ऐड करना था, ठीक है। अब आप कहते हैं कि मेरे पास तो काफ़ी सारा डेटा भी है उस टेबल में, मैं वो डेटा लूज नहीं करना, लेकिन मैंने कॉलम भी ऐड कर देना। समझ आ रही? आप यहाँ पे इस टेबल के ऑर्डर की क्यूरी आप यहाँ पे लिख देंगे और साथ आप डेटाबेस वर्जन कह देंगे कि स्टार्ट तो 1 से हुआ था ना जब आपने पहली दफ़ा कोड रन किया था, ठीक है। आप यहाँ कंडीशन कर देंगे कि अब अगर डेटाबेस वर्जन 2 है, जो कि आप ऊपर इंक्रीमेंट करेंगे ना चेंज करते हुए, ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे अगर 2 है तो ये वाली क्यूरी रन कर दो, वो खुद ही देख लेगा कि पुराना वर्जन 1 था, अब 2 है तो ये वाली क्यूरी मैंने रन करनी है। तो डेटाबेस एक ही होगी, ठीक है, डेटाबेस 2 नहीं बन रही, वही डेटाबेस है, वो अपग्रेड हो रही है, सिर्फ चेंज हो रही है। समझ आ गई? अच्छा, अब एक्टिविटी की साइड पे है। पहली लाइन में क्या हो रहा है? एक्टिविटी वाली क्लास के अंदर पहली लाइन पे क्या हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट तक तो अभी यही बोली है। पहली लाइन पे क्या हो रहा है? इवेंट हेडर एसक्यूएल हेल्पर क्या चीज है? जो भी हमने हेल्पर क्लास बनाई है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या किए? इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। उससे अगली लाइन में क्या हुआ है? टेक्स्ट व्यू क्या हुआ है? सिर्फ डिक्लेयर, इनिशियलाइज नहीं हुआ। ऑन क्रिएट का फंक्शन सेट कंटेंट व्यू, उसके बाद क्या हुआ? टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज किए। समझ आ रही है सबको? टेक्स्ट व्यू को जब इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद अगली लाइन में क्या किया? इवेंट डाटा क्या चीज है? देखिए, मैं क्वेश्चनिंग कर रहा होता हूँ, अगर कुछ लोग आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं कर रहा आंसर, उसको समझ नहीं आ रही, तो ये ना समझे कि बाकी सबको आ रहा है, मैं पूछूंगा तो मजाक उड़ेगा। पूछ लिया करें, रोक लिया करें। जिसको आ रहा है अच्छी बात है, जिसको समझ आ रही है, जिसको नहीं आ रही वो पूछ लिया करें। इवेंट डाटा क्या चीज है? हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, उसको इनिशियलाइज कर लिया यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसका क्या पास किया? दिस क्या चीज है? कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस पास किया ना। उसके बाद क्या चीज है? एड इवेंट लिखा हुआ है ना, एड इवेंट हमारा अपना फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? क्या चीज है ये? एक स्ट्रिंग है, ठीक है। कि यहाँ तक हमें देख के सिर्फ इतना पता चला है कि एक फंक्शन है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग पास हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं इस फंक्शन के अंदर हो क्या है। स्ट्रिंग जो जाती है, बाकी क्या होता है इस फंक्शन के अंदर? एड इवेंट का फंक्शन नजर आया आपको? ये सारे कमेंट्स में इसकी डिटेल्स लिखी हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, जस्ट फॉर रिवीजन। अच्छा, कोड वाली साइड पे है कि एसक्यूएल डेटाबेस का हमने एक ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं। कैसे? ये क्या चीज है? इवेंट डाटा क्या चीज है? क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। हेल्पर क्लास एक बिल्ट इन क्लास एक्सटेंड हुई है ना। जब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बिल्ट इन क्लास के बिल्ट इन मेथड कॉल कर सकते हैं। Yes, sir. Parent method. इनहेरिटेंस Yes. याद पड़ती है? Yes, sir. पेरेंट क्लास के बिल्ट इन मेथड कॉल कर सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, इवेंट डाटा गेट डॉट गेट क्राइटेरिया डेटाबेस बिल्ट इन मेथड हमने कॉल किया। हम कह ही रहे हैं कि डेटाबेस का हमें एक्सेस चाहिए राइटेबल कॉन्टेक्स्ट में, कि डेटाबेस में अभी हमने कुछ डाटा राइट करना है, हमें डेटाबेस तक का एक्सेस चाहिए राइटेबल कॉन्टेक्स्ट में। समझ आ रही है? Yes, sir. हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी अब हमें डेटाबेस का एक्सेस मिल गया है
राइटेबल कॉन्टेक्स्ट में कि अब हम उसमें कुछ राइट कर सकते हैं। समझ आ रही है? Yes, sir. एक मिनट, क्या चीज? SQLite डेटाबेस बिल्ट इन क्लास का नाम है, ठीक है? SQLite डेटाबेस बिल्ट इन क्लास का नाम है। अच्छा, इसके बाद कंटेंट वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। कंटेंट वैल्यूज अगेन एक बिल्ट इन क्लास है। इसका कॉन्सेप्ट इधर देखें, ये जो आउटर बॉक्स है ना, ये वैल्यूज है। वैल्यूज क्या चीज है? वहां पे वैल्यूज क्या चीज है? कंटेंट वैल्यूज बिल्ट इन क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही है ना? Yes, sir. उस ऑब्जेक्ट को मैंने कह दिया, ये जो आउटर बॉक्स है इसको मैंने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये यूज किस लिए होता है कि हम इसके अंदर पुट एक्स्ट्रा गेट एक्स्ट्रा याद है आपको? Yes, sir. वो याद हो, या एक आईडी कार्ड वाली एग्जांपल दी थी, की वैल्यू पेयर की, वो कुछ याद हो? कुछ तो याद होगा ना? Yes, sir. की वैल्यू पेयर के रेफरेंस में कुछ याद होगा। Yes, sir. तो वैल्यूज के ऑब्जेक्ट में, यानी कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। देखें, एक बॉक्स लिया, उसके अंदर हमने हर कॉलम का ना डाटा सिर्फ ऐड कर रहे हैं। अभी कोई क्यूरी नहीं लिखी कि इस कॉलम में ये डाटा डालना है, इस कॉलम में ये डाटा डालना है। डब्बे में बंद किया और डब्बा दे दिया डेटाबेस को, ठीक है? कि ये सारा डाटा है, ये तुमने इंसर्ट करना है। आगे वो खुद ही उसको खोलेगा, खुद ही चेक करेगा कि किस कॉलम में कौन सी वैल्यू डालनी है, वो खुद ही अरेंज करके इंसर्ट कर देगा। समझ आ रही है? हमने सिर्फ एक बॉक्स में सारा डाटा डाल के उसको हैंड ओवर कर देते हैं। वो जो बॉक्स है उसको कंटेंट वैल्यूज कहते हैं, ठीक है? देखिए, वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बनाया और अगली लाइन में वैल्यूज डॉट पुट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन कॉल करके इवेंट्स डाटा एसक्यूएल हेल्पर डॉट टाइम का क्या मतलब है? सिस्टम से टाइम लेके वो टाइम वाले कॉलम में वैल्यू पुट कर दें। नहीं, अभी सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकंड तक ना जाए। पहले वेरिएबल का नाम का मतलब मुझे बताएं, क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन ये कॉलम नेम कहाँ से आया है? जो कि हमने एक हेल्पर क्लास बनाई थी ना, उसमें दो कॉलम के नाम बनाए थे ना, स्टैटिक वेरिएबल थे ना। अगर भूल गए हैं तो ये देख लें। ये देखें, टाइम और टाइटल दो स्टैटिक वेरिएबल है ना। Yes, sir. स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास नेम डॉट करके कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो यही किया है। हम उसको कह रहे हैं कि टाइम के कॉलम में ये वाली वैल्यू डालनी है कि सिस्टम का जो भी टाइम है मोबाइल का, उसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इंसर्ट करें। डमी डाटा भी इंसर्ट कर रहे हैं कि हम उसको कह रहे हैं कि टाइम के कॉलम में ये वाली वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है? अगली लाइन में हम कह रहे हैं कि टाइटल के कॉलम में टाइटल वेरिएबल, ये वेरिएबल कहाँ से आया? ये हमने ऊपर जो पास किया था इसमें, और इसमें हमने क्या पास की थी? ये पास किया था, एक स्ट्रिंग पास की थी। समझ आ गई? Yes. तो हमने इसको कहा कि टाइम के कॉलम में टाइम डालना है, मिली सेकेंड। टाइटल के कॉलम में वो स्ट्रिंग डालनी है। हमारे पास वो बॉक्स रेडी हो गया। थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या किया? db डॉट इंसर्ट। अब हम डाटा इंसर्ट करने लगे। हेल्पर क्लास का और बिल्ट इन फंक्शंस का फायदा क्या होता है कि इसमें बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमने क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ी, हमने डाटा दिया, वो खुद ही ट्रांसफॉर्म कर लेगा क्यूरीज में। समझ आ रही है? अगर किसी को क्यूरीज लिखना अच्छा लगता है तो क्यूरीज भी लिख सकते हैं इसमें, वो भी ऑप्शन होती है। समझ आ रही है? अच्छा, db डॉट इंसर्ट, पहला आर्गुमेंट क्या है? टेबल का नाम, हेल्पर क्लास डॉट टेबल, वेरिएबल जो हमने टेबल का नाम वहां पे बनाया था, कि हम उसको कह रहे हैं कि इस टेबल में सेकंड आर्गुमेंट पे मैं भी आता हूँ नल वाले पे। थर्ड आर्गुमेंट क्या है? वैल्यूज है ना। Yes, sir. तो हम उसको कह रहे हैं कि इस टेबल में ये वाली सारी वैल्यूज, ये डाटा इंसर्ट करना है। आगे उसका काम वो चेक करेगा कि किस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, किस कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है। Yes, sir. समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर, नो सर? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें दरमियान में आ रहा है नल। नल का क्या मतलब है?
इधर देखिए, ये अगर एक टेबल बनाया था 3 रोज फॉर एग्जांपल, 3 रिकॉर्ड्स अगर इंसर्ट करने हैं, 1 यहाँ पे मैं नाम लिख दिया, इधर टाइम में कुछ भी, ठीक है। SQLite डेटाबेस का एक रूल है, ठीक है, मैं सिर्फ अब इसको इसलिए रिमूव कर रहा हूँ कि इस एग्जांपल को साथ लेके चलूँ। SQLite डेटाबेस का एक रूल है कि कोई भी रो तब तक नहीं बनती जब तक पूरी रो में एटलीस्ट किसी एक कॉलम में वैल्यू ना हो। समझ आ रही है? तब तक एक रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होता या एक रो क्रिएट नहीं होती जब तक एक रो में किसी एक कॉलम में कम से कम वैल्यू ना हो। समझ आ रही है? ये एक रूल है, ठीक है। इस रूल को फॉलो करने के लिए हमने यहाँ पे नल पास कर दी है कि हमारे अपनी कोई फरमाइशें नहीं है, कोई कस्टम रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जो आपके डिफॉल्ट रूल्स हैं उसी से चलो। ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या थी? इस नल की जगह हम ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या दे सकते थे कि जब भी मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने लगूं, ठीक है, यहाँ पे हमेशा ये नेम इंसर्ट कर देना। समझ आ रही है? फिर क्या मैं किया करूंगा, जब भी मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है मैं सिर्फ एक ये वैल्यू पास करूंगा, एक ये पास करूंगा, वो ऑटोमेटिकली हर दफा ये नेम इंसर्ट कर दिया करेगा सेम। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नल का मतलब क्या है। यहाँ बताता हूँ, देखें, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि एक रो तब तक नहीं बनती जब तक पूरी रो में कम से कम एक कॉलम में वैल्यू ना हो, कम से कम। समझ आ रही है? अब अगर मैं इस तरह चाहता हूं कि जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूं ये केस हो, ठीक है। हो सकता है कि मैं एक और रो इंसर्ट करने लगूं, मैंने ये दोनों वैल्यूज पास ही नहीं की, लेकिन उसने यहाँ पे भी इंसर्ट कर दिया। ये किस लिए इंसर्ट किया? मैंने यहाँ पे नल की जगह उसको स्पेसिफाई किया होगा कि जब भी नेम और टाइटल में अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो डिफॉल्ट वैल्यू एक इंसर्ट करनी। इससे क्या होगा, एटलीस्ट अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं भी कर रहा, वो एक रो तो क्रिएट कर देगा, कोई एक रिकॉर्ड बना देगा। समझ आइए? मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा काफी। सिर्फ आपको नल का मतलब बता रहा था कि जान नल का मतलब है क्या। समझ आ रही है? डाटा इंसर्ट हो गया। ये नल जो है सिर्फ टाइटल के लिए यूज होगा, किसी के लिए भी होगा। मैं तो एक एग्जांपल एक कॉलम की दिया ना, आप बेशक ये काम इस कॉलम के साथ कर लें, जो मर्जी करें। डाटा इंसर्ट हो गया। समझ आ गई? डाटा इंसर्ट हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गई, टेबल क्रिएट हो गया, अपग्रेड करने का पता चल गया, डाटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऑन क्रिएट में मैं वापस जाता हूँ जहाँ से फ्लो हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद अब एक ये वाली लाइन है, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इसमें कर्सर क्या चीज़ है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि फर्ज करें ये एक जावा की एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इस लाइन? एक कर्सर क्लास का एक कर्सर ऑब्जेक्ट बन रहा है और गेट इवेंट से वैल्यू रिटर्न, यस सर, वैल्यू रिटर्न, जो क्या रिटर्न कर रहा है? वही वैल्यू कर्सर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, यस ठीक है। जावा लैंग्वेज इसको इस तरह ट्रांसलेट करती है, ऐसे ही है ना? यस। अब देखते हैं कि गेट इवेंट्स में हो क्या रहा है एक्चुअली, कि वो कर्सर जो रिटर्न कर रहा है, कर्सर क्या चीज है और कर्सर क्यों रिटर्न कर रहा है। ये है गेट इवेंट का फंक्शन, ठीक है। अब ये वाली लाइन पढ़ें, आपको कुछ समझ आती है? पहली लाइन सिर्फ क्या हो रहा है इस लाइन पे? अब हम डेटाबेस का एक्सेस मांग रहे हैं, लेकिन रीडेबल कॉन्टेक्स्ट में, कि अब मैंने डेटाबेस से डाटा रीड करना है। पहले राइटेबल कॉन्टेक्स्ट किया था ना, गेट राइटेबल डेटाबेस, अब हम गेट रीडेबल डेटाबेस ले रहे हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। जो हमने डेटाबेस का एक्सेस ले लिया कि हमने डाटा रीड करना है,
इससे अगली लाइन में क्या था, db डॉट क्यूरी बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर क्या पास किया, टेबल का नाम, पहला आर्गुमेंट टेबल का नाम है ना, ठीक है। हमने पहला आर्गुमेंट टेबल का नाम, उसके बाद सारी वैल्यूज क्या है, नल। तो हमने इसके बैकएंड पे क्या हो रहा होगा कि हमने क्यूरी रन की है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल दिस, टेबल का नाम दे दिया कि इस टेबल से सारा डेटा फेच करके ले आओ। अब जो नल है इतने सारे, इसका क्या मकसद है, आपने क्यूरी जब पहले कभी रन की होगी, काफ़ी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम टेबल दिस वेयर समथिंग इज इक्वल टू दिस, ऑर्डर बाय दिस, ग्रुप बाय दिस, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ऐसे ही है ना। तो ये जितने भी नल हैं, हर नल एक स्पेसिफिक क्लॉज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला जो नल है ना सेकंड नंबर पे, ये यूज होता है वेयर की कंडीशन के लिए, समझ आ रही है। अब अगर मैंने यहाँ पे इस टेबल की अगर एग्जांपल ले लें, मैंने क्यूरी रन करनी होती है कि सिलेक्ट फ्रॉम टेबल दिस, टेबल का नाम, वेयर टाइम इज इक्वल टू 1 3 4 6 5 कुछ भी, मैंने एक वेयर की कंडीशन देनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नल इस वक्त हाईलाइट हुआ है, इसकी जगह मैं करूंगा ये पास कर दूंगा, ये स्ट्रिंग, समझ आ रही है। Yes, sir. मैंने साथ वेयर नहीं लिखा, Yes, ठीक sir. है, वेयर मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसको पता है कि जिस जगह पे ये स्ट्रिंग आ रही है वो वेयर की जगह है, Yes. वहां पे जो भी कंडीशन आएगी वो वेयर ऑटोमेटिकली साथ अटैच हो जाएगा, समझ आ रही है। Yes, sir. इसी तरह हर नल एक स्पेसिफिक क्लॉज के लिए, जब मैंने सारे नल दे दिए, इसका मतलब कि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने सिलेक्ट ऑल की क्यूरी रन कर दी है, समझ आइए। Yes, sir. अच्छा, अब जब आपने पहले डेटाबेसेस पढ़ी होगी, आप जब क्यूरी रन करते थे आपको रिजल्ट सेट मिलता था ना, Yes, sir. जिसमें जो क्या होता था, एक रेफरेंस होता था सारे डेटा की तरफ, रिजल्टेंट डेटा की तरफ, ऐसे ही होता था ना। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं क्यूरी रन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आप सब में से जो भी हॉस्टलाइट है, जो भी के सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस क्लास वेयर स्टूडेंट इज इक्वल टू हॉस्टलाइट कह लें या रेजिडेंस इज इक्वल टू हॉस्टल कह लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2-3 इस साइड पे बैठे हैं, 2-3 इस साइड पे बैठे हैं, ठीक है। मेरे पास इस क्यूरी के रिजल्ट में जो कर्सर का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस कर्सर में क्या होगा, ठीक है, उस कर्सर में एक रेफरेंस होगा सारे रिजल्ट सेट की तरफ, सबके नाम होंगे, सबके रेफरेंसेस होंगे, सबके एड्रेसेस होंगे। जैसे समझ लें कि मेरे हाथ में एक स्टिक आ गई है जो पॉइंट कर रही है सारे स्टूडेंट्स की तरफ जो हॉस्टलाइट है, या मेरे हाथ में एक लेटर आ गया जिस पे उन सबके नाम लिखे हुए, मतलब रेफरेंस आ गया मेरे पास। जो रेफरेंस है उसको कर्सर कहते हैं। वही चीज़ है जो रिजल्ट सेट होती थी माइस्क्रिप्ट में। मैंने वो एग्जांपल इसलिए दिया कि कुछ लोगों को अगर याद हो, अगर नहीं याद तो वो ये वाला एग्जांपल रिलेट करें। समझ आ गई? जब हमारे पास कर्सर आया, हमने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया स्टार्ट मैनेजिंग कर्सर। बिल्ट इन फंक्शन सिर्फ यूज होता है उसको सिर्फ फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब न्यूअर वर्जन्स जो आ रहे हैं उसमें फंक्शन अगर नहीं भी यूज होगा तब भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जस्ट उस डाटा को फॉर्मेट करने के लिए होता है कि अब मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ। ये जो डाटा मुझे रिटर्न हुआ है क्यूरी के रिजल्ट में, इसको अब मैं मैनेज करूँगा, ये इसका कंट्रोल मेरे पास है। समझ आएगी? स्टार्ट मैनेजिंग कर्सर एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें हमने कर्सर का ऑब्जेक्ट पास किया है। मकसद इसका ये है कि जो क्यूरी का जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट डाटा जो है उसको मैं मैनेज करूँगा, ये मेरे पास कंट्रोल है उसका, ये मैं उसको यूज़ करूँगा। समझ आ रही है? बिल्ट इन फंक्शन है। और लास्ट लाइन में क्या किया है? कर्सर का ऑब्जेक्ट क्या किया है? रिटर्न किया है। अब ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ तक कवर हो गया। हमने क्यूरी रन की, हमारे पास क्यूरी का रिजल्ट आ गया, मतलब रेफरेंस आया अभी तक हमारे पास। हमने डाटा भी
गेट नहीं किया, उसको डिस्प्ले नहीं किया अभी तक, सिर्फ हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हॉस्टलाइट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ नाम पता चल गया, उनकी जगह पता चल गई, कौन कहाँ पे बैठा है, ठीक है। अब ये आखिरी जो फंक्शन है शो इवेंट्स, इसमें हमने वही कर्सर का ऑब्जेक्ट पास किया जो हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है। अब बेसिकली हमने वो जो डाटा मिला क्यूरी का जो रिजल्ट था उसको सिर्फ अब प्रिंट करना था, ठीक है, जो कि इस केस में, इस टेबल के केस में हमने सिलेक्ट ऑल की क्यूरी की है ना, क्यूरी तो सिलेक्ट ऑल की थी ना। आप देखेंगे डाटा को गेट किस तरह करना है, उसको प्रिंट किस तरह करना है। ये फंक्शन है शो इवेंट्स का, इसमें हमने कर्सर पास किया था ऊपर से, ऐसे ही हुआ था ना। पहली लाइन पे स्ट्रिंग बिल्डर का नाम सुना है? नो सर, यस सर। स्ट्रिंग का नाम तो सुना है? जावा की बिल्ट इन क्लास है ना। स्ट्रिंग बिल्डर भी जावा की बिल्ट इन क्लास है, स्ट्रिंग्स की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है। स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना हो, अपेंड करना हो, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं सारे इसके। आगे समझ? अब यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि मैंने स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको इनिशियलाइज किया इस स्ट्रिंग से। ये टाइटल बैकस्लैश का क्या मतलब है? नेक्स्ट लाइन एक और 2 दफा किया, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे मैं डाटा प्रिंट करना शुरू करूंगा। अभी प्रिंट किया नहीं, मतलब अभी जो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी सिर्फ ये वाली, इस लाइन का ये मतलब है ना कि ये जिस स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया और 2 बैकस्लैश दिए, 2 दफा एंटर किया। अब उसके बाद कर्सर पे हम लगाएंगे व्हाइल लूप, व्हाइल कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, कि ये लूप तब तक चलेगी जब तक कर्सर के पास अगला रिकॉर्ड मौजूद है। समझ आ गई? जब कर्सर के पास रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। कौन सा रिकॉर्ड बोला? रिजल्ट सेट का, क्यूरी का रिजल्ट, ठीक है। इस केस में सारी रोज हो सकती हैं, जो दूसरी एग्जांपल दी थी सब स्टूडेंट्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा हम रीड किस तरह करते हैं कि हमारे पास कर्सर का जब ऑब्जेक्ट आया है, इधर देखें, हमने डाटा को रीड करना है लाइन बाय लाइन, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। और अब लाइन को किस तरह रीड करते हैं? सबसे पहले पहला कॉलम रीड किया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम मिला के एक स्ट्रिंग बना देंगे। कोड में देखें, लॉन्ग id इक्वल टू कर्सर डॉट गेट लॉन्ग 0। 0 का मतलब क्या है कि कॉलम का नंबर, इंडेक्स। ये देखें 0 1 2 0 1 2 इंडेक्स है कॉलम का, ठीक है। पहली लाइन में जब मैंने उसको कहा कि कर्सर डॉट गेट लॉन्ग 0 के, अभी पहली इटरेशन चल रही है ना, पहली इटरेशन का मतलब कि मैं पहली रो में पहुंचा, मैंने गेट लॉन्ग 0 का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो उठाओ, ठीक है। अगली लाइन में जब गया गेट लॉन्ग 1, मैंने कॉलम आगे पीछे कर दी है, सपोज करिए टाइम का कॉलम दूसरे नंबर पे है और टाइटल 3rd नंबर पे है। दूसरी लाइन में गया ये चीज उठाई, तीसरी लाइन में गया ये चीज उठाई, उसको लूप को फॉलो करूं मैं भी। और 4th लाइन में जो तीनों वैल्यूज आई थी उसको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना दी, अपेंड का फंक्शन। तो यानी अभी लूप की एक इटरेशन रन हुई है और मेरे पास ये पहली लाइन मैंने रीड कर ली, ऐसे ही हुआ? समझ आएगी? एक वैल्यू उठाई, दूसरी तीसरी कंबाइन करके एक मेरे पास रो बन गई एक इटरेशन में। अगली इटरेशन में ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, मिला के एक और लाइन बना दो। उसी एक वेरिएबल में अपेंड करते जा रहे हैं हम, rt डॉट अपेंड, ret डॉट अपेंड, ठीक है। देखिए ये वाला जो ये वाली लाइन लूप के अंदर ही है, हर एक लाइन में पड़ेगा, एक लाइन पड़ेगा, इस वेरिएबल में ऐड करता जाएगा। जितनी रोज इंसर्ट हुई होगी, फॉर एग्जांपल 4 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 दफे लूप चलेगी ना। फिर कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट का तो यही मतलब है ना कि जितना रिकॉर्ड उतनी दफा लूप चलेगी और एक एक रो रीड करता जाएगा और उसी वेरिएबल में अपेंड करता जाएगा। जब लूप एंड होगी उस वक्त तक क्या हो चुका होगा? सारे रिजल्ट एक ही वेरिएबल में अपेंड होते चले होंगे, अलग-अलग लाइन में।
ऐसे ही हो रहा ना? Yes, sir. अलहदा लाइन का कहाँ से आएगी वाला? इस लाइन के एंड में लेके वो बैक स्लैश आएगा। ठीक है, एक लाइन की एंटर कर दिया, एक लाइन की एंटर कर दिया। ठीक है, जब ये लूप एंड हुई तो उसके बाद आउटपुट क्या चीज़ है? आउटपुट क्या चीज़ है? एक टेक्स्ट व्यू बनाया था हमने, टेक्स्ट व्यू एक ही बनाया था हमने, एक टेक्स्ट व्यू बनाया था ना, आउटपुट डिक्लेयर किया था, उसको इनिशियलाइज किया था। आउटपुट उस टेक्स्ट व्यू में हमारे पास जितना भी डेटा आया हुआ है उसको सिर्फ Set text. सेट टेक्स्ट कर दिया, यानी प्रिंट कर दिया यस सर यहाँ पे कि इस टेक्स्ट व्यू में सेट टेक्स्ट ये वाला आरईडी का मतलब ये आरईडी जिसके अंदर सारा डेटा ऐड होता जा रहा है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया कि इस टेक्स्ट व्यू में सारा डेटा प्रिंट कर दो। समझ आ रही है? यस सर डेटाबेस क्रिएट कैसे होनी है, टेबल किस तरह क्रिएट होना है, अपग्रेड किस तरह होगा अगर करना पड़ा, डेटा इंसर्ट किस तरह होता है, रिट्रीव किस तरह होता है और प्रिंट किस तरह होता है। फ्लो समझ में आया? यस सर इसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मैं आपको 5 दफ़ा भी एक्सप्लेन कर लूँगा ना, आपको नहीं याद रहेगा। ये चंद उन टॉपिक्स में से है जो कि मुझे ज़बरदस्ती एक फ्लो में पढ़ाने पड़ते हैं हमेशा, क्योंकि ये अगर मैं ब्रेक करता तो नहीं समझ आनी थी, फ्लो नहीं बनना था आपका। ठीक है, और ये मैं एक फ्लो में इसलिए पढ़ाया है कि इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं जितनी मर्जी दफ़ा रिवाइज कर लूँगा, और जो मेजर टॉपिक्स है ना अगर वो रिवाइज किए भी जाएँ कोई ना कोई चीज़ स्किप हो रही होती है आपका। ठीक है, कहीं से रटा तो मारा नहीं हुआ मैंने। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं 3-4 दफ़ा और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक। आप बेशक अगर किसी के दिमाग में ये, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स के वहाँ पे था कि हमने तो एप्लीकेशन में सर्वर वाली डेटाबेस, माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करनी है, तो ये इससे तो जान छूट जाएगी। आप इवन अगर ऑनलाइन डेटाबेस की तरफ भी जाते हैं, ये वाली डेटाबेस ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में जिसमें डेटाबेस सर्वर वाली भी है, ये वाली ज़रूर यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल साइन इन एक दफ़ा कर लिया, ठीक है, और आपने यूज़र नेम पासवर्ड उठा के लोकल डेटाबेस में रख लिया। हर दफ़ा आप फेसबुक ओपन करते हैं वो यहाँ से जाके चेक कर लेते हैं। समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन डेटाबेस के साथ ये ऑफलाइन डेटाबेस यूज़ करनी पड़ती है, इसके बगैर गुजारा नहीं है।